नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं मनोज शर्मा आपके अपने चैनल MS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था जिसमें 40 क्वेश्चन कराए थे और आज उसी के आगे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शुद्ध है। क्वेश्चन को ठीक से समझना। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शुद्ध है। पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, परा प्लस अधीन, परा प्लस आधीन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक सही है। कौन सा सही है? ठीक है, संधि वाला टॉपिक है ये। तो मैंने कल आपको कल वाले वीडियो में बताया था, लास्ट में ही क्वेश्चन था, वो था परम प्लस आत्मा वाला। और ये बताया था कि संधि के मामले में हमेशा मूल शब्द पे विशेष ध्यान देना है। संधि अब रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझना है। समझना क्या है? जो मूल शब्द हैं सिर्फ उन्हें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है कि परा प्लस अधीन। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे इससे ही क्लियर हो गया कि ये आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों कह रहा है परा प्लस अधीन? ठीक, क्योंकि ये जो परा शब्द है ये होता ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ देखें पर प्लस अधीन, ये भी नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर, ये तो खैर ही नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर प्लस अधीन। पर का मतलब होता है दूसरे के, अधीन का मतलब उसके नियंत्रण में, गुलामी। ठीक है, दूसरे के नियंत्रण में होना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उच्च प्लस चारण। ठीक है, उच्च प्लस चारण। फिर है उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, और चौथा है उत प्लस चारण। ठीक, फर्क देखिए इन दोनों में, देखना है थोड़ा सा अंतर। आंसर यही है हमारा, व्यंजन संधि का है ये। और आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने संधि वाले पार्ट नहीं देखे हैं मेरे, उनके लिए बता दूं कि एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें, चाहे संधि का हो, समास का हो, सब वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और साथ में ही इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। क्योंकि एक बार अगर वो वीडियो देख लिए तो समझो ये ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बाएँ हाथ का काम हो जाएगा इन्हें सॉल्व करना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक में देखें, यहाँ पे नीचे हलंत लगा हुआ है और ऊपर सिंपल है। ठीक है, व्यंजन संधि का मामला है तो व्यंजन में नीचे हलंत लगता ही लगता है, तो इसका सही हो जाएगा उत प्लस चारण। देखिए बहुत से क्या है, कन्फ्यूजन, एरर, गलतियां कहाँ होती हैं स्टूडेंट से, उसने जल्दीबाजी में ये वाला देखा और बोला कि हाँ यही है उत प्लस चारण, यहाँ लगा दिया निशान, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला उत प्लस चारण, यानी चौथा वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, कह रहा है महाशय। ठीक है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। ठीक, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देखिए पहले कह रहा है मह प्लस आशय, महा प्लस आशय, मह प्लस आशय। ठीक है, यहाँ विसर्ग लगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगा, और महास प्लस अय। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही चीज़ आ गई। बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि संधि को समझने के लिए, संधि हो या समास हो या एरर वाले कुछ भी हो, जो भी है, हिंदी, हिंदी का मतलब है सिर्फ उसी हिंदी जो भी शब्द होता है उसी के अंदर कहीं ना कहीं उसका आंसर छिपा होता है। बिल्कुल भी हिंदी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा दावा है कि अगर आपने सही से एक बार ठीक से वीडियो देख लिए, तो अगर आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 40 में से 38-39 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, वहाँ भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो लेखपाल हैं या फिर अदर लोअर वगैरह हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसी टाइप की हिंदी आती है। और ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, मुझे आज ये मिला देखा। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें जितने भी ये क्वेश्चन हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से ऑफलाइन कोचिंग में क्लास ली है, उन्हें अच्छे से पता है कि वाकई में ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम एक तरीके से एज इट इज़ रजिस्टर में उनके लिखवा रखे। ये महाशय वाला भी लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 43 का सही हो जाएगा महा प्लस आशय। ठीक है, ये वाला क्यों? अब यहाँ देखिए फिर से वही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये वाला क्यों होगा, दीर्घ संधि है ये। तो यहाँ है महा और आशय, दोनों मूल शब्द हैं। मैंने कहा ना, मूल शब्द को विशेष तौर से पहचानना है। तो महा का मतलब होता है महान, आशय का मतलब पता ही है आपको। तो महाशय, ये मूल शब्द, दोनों ही मूल शब्द लिखे हुए हैं। मह कुछ नहीं होता, आशय होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ इसमें अगर देखें तो ये वाले में मह कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह महास कुछ नहीं होता ये, तो इसलिए ये जो है यहाँ भी ये एरर है, तो ये सब गलत है। तो ये एक अच्छी पहचान है, इससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बिना रटे ही हम हिंदी को कर सकते हैं। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमेशा पेपर में रिपीट होता है। आप ये वाले पेपर में देखिए फिर आया हुआ है ये, कह रहा है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है पा प्लस अवन, पाव प्लस अन, पा प्लस आवन और पाव प्लस अन। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो है पाव प्लस अन। ठीक है, अब इसमें से ये कौन सी संधि है ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कौन सी संधि है ये यण संधि है या अयादि संधि है या दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है। इनमें से कौन सी संधि का ये क्वेश्चन है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उल्लास, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्यंजन संधि का है, इसका जो सही होगा, ये क्वेश्चन भी पावन वाला भी करा रखा है मैंने और उल्लास वाला भी, संधि वाले जो वीडियो है मेरे उसमें देखना, सब कुछ ये कराया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहली बात तो उल प्लस लास यहाँ दिया हुआ है, नीचे हलंत नहीं है, बिल्कुल गलत है, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, गलत है, नीचे हलंत आना चाहिए व्यंजन संधि में। तो उत प्लस लास और उल प्लस लास ये दिया हुआ है। व्यंजन संधि में एक रूल होता है कि अगर प्लस से पहले ता है, ठीक है, और इधर जो है ला है, तो ये पहले वाला जो ता है ये व्यंजन है, नीचे आधा ता है यानी कि नीचे व्यंजन लगा हुआ है, तो ये आधे ला में ही इसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा, ये ता जो है ये वाला ता आधा ला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा उल्लास, यानी ये उत प्लस लास सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है। अब एक चीज़ याद रखना, अब जो भी क्वेश्चन देता है चाहे विलोम हो या तद्भव हो या पर्यायवाची भी आजकल देने लगा है, युग्म यानी जोड़े के रूप में हमेशा देता है। तो यानी कि अब आपको और डीपली तैयारी करने की आवश्यकता है, हमेशा दोनों शब्दों को याद रखना है, चाहे तद्भव हो या फिर तत्सम। उल्टा पुल्टा करके भी पूछ लेता है एग्जाम में, तत्सम को तद्भव, तद्भव का तत्सम, इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्सम से तद्भव बने शब्द को खोजना है, शब्द युग्म को। ठीक है, तो अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे गलती से ये वाला जो शब्द, इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है घट और घड़ा। ठीक है, घट जो शब्द है ये घट, ये क्या है, ये तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत का, कल वाले वीडियो में मैंने बताया है, घट ये तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव बताना है। ठीक है, तो तद्भव इसका हो गया घड़ा। ठीक है, अब ये जो घड़ा है ये क्या है, तद्भव है ये। ठीक, ये तद्भव है। तो यहाँ पे देखिए इसे क्या कर देगा आंसर में, एक ऑप्शन में, शुरू वाले ऑप्शन में ही क्या कर देगा, इसे उल्टा पुल्टा कर देगा, ये वाले डिजिट को इधर रख देगा और ये वाले को इधर रख देगा। तो यानी अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब ये तद्भव से तत्सम बन गया। ठीक है ना, तद्भव से तत्सम बन गया, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। यानी कि हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है सब, अगर ये गलती से यहाँ पर घड़ा पहले रखा होता और घट बाद में, तो ये आंसर गलत था। ये है मेरा कहने का मतलब, याद रखना हमेशा। पहले पूछ रहा है तत्सम से तद्भव बनाना है, तो पहले तत्सम वाला यानी घट हमें खोजना है। घट तत्सम का शब्द है यानी संस्कृत का है, घड़ा देसी है यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तद्भव का मतलब मैंने बताया, संस्कृत वाले जो शब्द हैं यानी तत्सम है उनका बिगड़ा हुआ रूप, यानी अपनी भाषा में समझने के लिए देसी कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखते हैं पर्ण। ठीक है, कहीं पे भी आपको एक पहचान बता रहा हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं है तद्भव तत्सम में, कहीं भी ये अणे वाला इस तरीके से है। ठीक है, तो समझ लो कि वो क्या है, वो सीधे तत्सम ही होगा, तद्भव कभी नहीं हो सकता किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में ये अगर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये वाले को देखते हैं विष्णु, कहीं पे भी, अब देखिए यही वाला, ये आधा षटकोण वाला ये जो शाह लगा हुआ है ये, ठीक है, ये कहीं आ जाए तो समझो ये भी तत्सम ही है। इसके अलावा ऋषि वाला आ जाए कहीं पे लगा, वो भी तत्सम ही है। धर्म भी एक तरीके से, ये इस रूल में नहीं आ रहा लेकिन धर्म भी तत्सम ही है। तो यहाँ पे बचा क्या, चाम बचा। चाम का जो होता है तत्सम शब्द जो होता है वो होता है चर्म। ठीक है, यानी चमड़ा, तो इसका ये वाला ये तद्भव हो जाएगा चाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो व्याकरण को जानता है। ठीक है, यानी जो व्याकरण का ज्ञाता है, ये कहना चाह रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका, और जो मैंने कोचिंग में जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने अपने रजिस्टर में भी लिख रखा है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रखा है। उसे क्या कहा जाता है ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। व्याकरणक बिल्कुल भी नहीं, व्याकरणी बिल्कुल भी नहीं, व्याकरणिक बिल्कुल नहीं। इसका शुद्ध आंसर होगा
व्याकरण, ये चीज़ याद रखना। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, तो ये गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कम से कम वीडियो को देखें तो पूरा देखा करें, स्किप ना करें ना, और लास्ट तक नहीं देखते। लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो उस चीज़ को कम से कम आप जो है ध्यान दें। अगर तैयारी करनी है तो आपको मेहनत खुद करनी है। देखिए, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि भाई मेरी तरह आप लोग भी सफल हो जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहा जाता है? जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखिए दिया है अदम्य, निर्गुण, सक्षम। ये बिल्कुल ही गलत है, तीन के तीनों ही। अब इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ करके ही मैं कभी भी रटने पे जोर नहीं देता, सिर्फ समझना है। वीडियो को आराम से देखें और सिर्फ समझना है, आंसर आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, कह रहा है क्षमा करने योग्य ना हो, यहाँ तो ना हो यानी नहीं दिया हुआ है। ठीक, क्षमा को क्षम्य भी कहते हैं, और दिख भी रहा है कि क्षमा यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और नहीं का मतलब क्या है? ठीक है, कहीं पे भी अगर आ लग जाता है शुरू में तो उसका विलोम बन जाता है, तो सीधा सा है। क्षम्य का मतलब क्या हुआ? क्षमा करने योग्य। और अक्षम्य का मतलब क्या हो गया? जो क्षमा करने योग्य ना हो, यानी इससे विलोम भी हम तैयार कर रहे हैं। क्षम्य का विलोम क्या होगा? अक्षम्य। मतलब क्या है? क्षम्य का मतलब क्षमा करने योग्य, अक्षम्य का मतलब जो क्षमा करने योग्य ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? इसे आप समझ लीजिए। अब ये है हिंदी के असली क्वेश्चन, जिसमें सब लोग गलत कर देते हैं या फिर छोड़ना पड़ता है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना पड़ता है, ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करें। ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, जिसमें कुछ भी पूछता है, धर्म, पुराण, वेद, है ना, बहुत सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन वो लेता है। हमारे प्राचीन साहित्य, कुछ भी पूछ सकता है। बहुत बड़ा सिलेबस है हिंदी का। लोग कहते हैं ना कि हिंदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं इसे, आराम से समझना। बहुत आसान तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कह रहा है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण। मैं टोटल कोण बना के दिखा रहा हूं, और उसके बाद फिर जो है बात करते हैं। ये ऊपर की तरफ पता है उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, चार दिशाएं हो गई। अब कह रहा है पश्चिम और उत्तर, यानी ये पश्चिम है, उत्तर है, इन दिशाओं के मध्य का कोण। तो मध्य का कोण कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। ठीक है, इस कोण को क्या कहते हैं? दिशा के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, ये लोकेशन दे रहा है, कह रहा है इस दिशा को क्या कहा जाता है? पश्चिम उत्तर के बीच वाले जो पार्ट है उस दिशा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, ये नोट कर लेना आप लोग चाहे तो, क्योंकि एक दो एग्जाम में इससे पहले भी पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर जो टोटल दिशाएं हैं वो हैं 10। कितनी? 10 दिशाएं, याद रखना। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर 10 दिशाएं मानी गई हैं। ठीक, हम लोग 4 दिशाएं ही पढ़ते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन यहाँ पर 10 दिशाएं मानी गई हैं। ठीक है, और 10 दिशाओं, ठीक है, 10 दिशाओं का एक जो है दिक्पाल होता है। क्या होता है? दिक्पाल। ठीक, दिक्पाल। अब ये दिक्पाल क्या है? दिक्पाल को एक तरीके से कह सकते हो देवता, है ना, रक्षक, उस एरिया के रक्षक। जैसे मान लीजिए उत्तर में है कोई, तो उत्तर के दिक्पाल, दक्षिण के दिक्पाल, यानी दक्षिण के देवता, उत्तर के देवता, पूरब के। तो जो उत्तर के देवता, चलिए ये भी मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर के जो देवता हैं वो क्या हैं? कुबेर। कुबेर हैं उत्तर के देवता। कौन है? कुबेर। कुबेर किससे संबंधित हैं? कुबेर जो हैं वो धन के देवता हैं, याद रखना, धन संपत्ति के देवता हैं कुबेर, यानी उत्तर दिशा वाले। इसलिए उत्तर दिशा को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर दिशा के मुंह की ओर करके किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरब दिशा है, ये वाला पार्ट, पूरब दिशा के जो देवता हैं यानी दिक्पाल हैं वो हैं इंद्र। कौन है? इंद्र। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेंगी, आप सोचे किताबों में मिल जाएंगी। मैं तो भाई टॉपिक आया इसलिए बता रहा हूँ कि कल के दिन इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करें। इंद्र हो गए। दक्षिण, दक्षिण के सबसे खतरनाक देवता है वो है यमराज। ठीक है, दक्षिण दिशा के जो दिक्पाल हैं वो है यमराज। और पश्चिम दिशा, ये वाला जो पार्ट है, पश्चिम दिशा के जो देवता हैं वो हैं वरुण, वरुण देव। ठीक है,
वरुण पश्चिम दिशा के। अब आपके चार ये मेन जो चार दिशाएं हैं इनके दिक्पाल का पता चल गया। ठीक है, अब इसे मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। मेन क्वेश्चन हमारा ये वाला था, कह रहा है इसे क्या कहा जाता है। ये वाला और ये वाला कोण, ये दो आप रट लें क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो ये वाले को जो है वायव्य कहा जाता है। उत्तर पश्चिम के बीच का जो ये पार्ट है इसे वायव्य, यानी ये जो पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर लेना चाह रहा है वो है वायव्य। और ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये वाला यानी उत्तर पूर्व के मध्य का जो पार्ट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। सबसे ज़्यादा मैं आप तो यही कहूँगा कि यही इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है ईशान। याद रखना, ये जो पार्ट है ईशान, ईशान वाला है। और ईशान का जो इनके जो दिक्पाल हैं, यानी ईशान में जो ये वाले पार्ट में जहाँ जिस देवता का वास होता है वो हैं शिव, भोले बाबा का निवास है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ईशान वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये वायव्य वाला पूछा है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको ये दो बता दिए। ईशान वाला ज़रूर याद रखना, अक्सर आता है। अब वायव्य वाला देखिए, वो इसकी एक पहचान ये भी है कि अगर आपको पश्चिम में पता है कि वरुण देव हैं, वरुण यानी हवा के देवता, इसी से ही ये वाला पार्ट बना है वायव्य, यानी वायु से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर जो है वायुदेव का वास होता है, वायुदेव इसके जो है दिक्पाल हैं एक तरीके से वायव्य के। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित। देखिए इसी के नाम में ही छिपा हुआ है आशित। ठीक है, आ का मतलब ना, ना या नहीं कहीं भी आ जाए, आ लगा हो समझो वो विलोम पूछ रहा है। ठीक है, जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ठीक है, अगर यहाँ पे कह देता कि जिसकी उम्मीद ना की गई, देखो उम्मीद जो, अगर एक चीज़ याद रखना इनमें जो है क्या होता है हिंदी में कि अगर उर्दू या फारसी में क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर भी हमें उसी में देना होगा। संस्कृत में यानी तत्सम में पूछ रहा है तो आंसर तत्सम में देना होगा। तद्भव में पूछ रहा है तो तद्भव में देना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कर देता कि जिसकी उम्मीद ना की गई हो तो ना उम्मीद ही हो जाता। अगला देखिए, कह रहा है उपकृत। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। ठीक है, उपकृत, इसका सही आंसर क्या होगा, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार को ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिस, अब देखिए कितने नज़दीक ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 2-3 आंसर हों, लेकिन सही से बस पहचानने की, इसे आप समझ लें खाली ठीक से। कह रहा है उपकृत। ठीक है, उपकृत में देखिए कह रहा है उपकृत, उप का मतलब है एक तरीके से उपकार और कृत का मतलब किया गया हो। ठीक है, देखिए इसी से आंसर हमें मिल गया, उपकार, जिस पर उपकार किया गया हो यानी कि वो हो जाएगा उपकृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है युगों से चलने वाले, युगों से चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो जो मतलब कई युगों से चला आ रहा है उसके लिए पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सनातन। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सनातन धर्म, यानी कई युगों युगांतर से चलता हुआ आ रहा जो धर्म है वो है सनातन धर्म। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या सही होगा, तो ये हो जाएगा अजर। ठीक है, अजर, जो कभी बुढ़ा नहीं होता वो होता है अजर। अगला देखिए, और जो बिल्कुल ही क्षीण है उसे कहेंगे जर्जर, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला देखिए, अतएव शब्द का पूछ रहा है सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये वाला आपको बताना है इसका सही क्या होगा। इसका सही देखिए ये होगा अत प्लस एव, सेम टू सेम जोड़ दिया, नहीं होगा। अति प्लस एव, ये भी नहीं होगा। अति प्लस एव, ये भी नहीं होगा। अतः, ये देखिए मूल शब्द यहाँ मिला अतः, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ पे अतः प्लस एव ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द बताना है कि आखिरकार उसे क्या कहा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग बताएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, यानी जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं ये सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है, यानी ये पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है। ये मुहावरा है, ठीक है, दांत गड़ा देना,
मुहावरा, किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें, आंसर आपका इसी में छिपा है, बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है भारत के अतुलित धन वैभव पर, यानी भारत जो सोने की चिड़िया थी कभी, उस पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की चाह को ही कहा जाता है दांत गड़ा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तरीके के, एक चीज़ आपको बता दूं, किसी भी तरीके की हिंदी में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक से संबंधित पढ़ना है उसके लिए भी बताया करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये चीज़ भी बताया करें, इतना तो बनता ही है भाई कम से कम। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है चांद पर थूकना मुहावरे का आशय क्या है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, असंभव कार्य करना, ठीक है, निरर्थक कार्य करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना। ये जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कह रहा है चांद पर थूकना, ये देखिए कितना पढ़ने से ही पता चल रहा है कि चांद पर थूकना इसका क्या मतलब। बहुत से लोग क्या करेंगे, सौंदर्य का अनादर करना लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा सम्माननीय का अनादर करना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शब्द बहुत अच्छे हैं और लागू भी होते हैं। कह रहा है बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। कह रहा है इसके स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, यानी एक पंक्ति दे दी है और उस पंक्ति को मुहावरे के रूप में लेना चाह रहा है कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अंगारों पर लौटोगे, 8 आंसू रोओगे, अचरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 8 आंसू रोगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग वैसे भी कहते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा सभी लोग कहते हैं कि बेटा समय रहते पढ़ लो, नहीं तो फिर भविष्य में बुरी तरीके से रोओगे। ठीक है, कभी ये नहीं कोई कहता कि भविष्य में कुएं में गिरोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे का प्रयोग। देखिए कह रहा है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। क्या ये कथन सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। ये कथन सही है गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है, ये पूछ रहा है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत, ये पंक्ति दिया हुआ है, पंक्ति ने ये आंसर क्वेश्चन आंसर टाइप पूछ रहा है, आपको सही गलत बताना है। और कह रहा है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, इसमें सही है या गलत है ये बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, आपको बता दूं क्यों। मुहावरे का प्रयोग जो है हमेशा वाक्य के अंतर्गत होता है। कैसे, मैं भी सिद्ध करके दिखाई दे रहा हूँ। इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हो गया। अभी इससे पहले यहाँ पे देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दी। ये मुहावरा है दांत गड़ा देना, और ये कहाँ आया है, पूरे सेंटेंस में। ठीक है, पूरे सेंटेंस में, यानी कि जो मुहावरा होता है वो क्या है, वो हमेशा मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के अंतर्गत होता है, और लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य होती है। ये चीज़ याद रखना। कैसे, जैसे कि मान लीजिए लोकोक्ति है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये लोकोक्ति हो गई। ठीक है, और बाकी जो है जो अभी हमने पढ़ा मुहावरे के बारे में बता ही दिया किस तरीके से है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, यानी निर्मम का अर्थ पूछना चाह रहा है। अब आपको अर्थ बताना है कि निर्मम का सही अर्थ क्या होगा। निर्मम, क्वेश्चन को समझे, निर्मम, मम का मतलब ममता से। ठीक है, यानी ममता शून्य हृदय वाले व्यक्ति को निर्मम कहेंगे, जिसमें किसी भी तरीके की ममता ना हो उसे कहेंगे निर्मम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है। ठीक है, समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, इस अर्थ में जो है लोकोक्ति पूछ रहा है कि क्या होगा, कौन सी लोकोक्ति सही होगी। तो इसमें देखिए कह रहा है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए, बिल्कुल यही सही है इसका सही आंसर। यानी कि समय के अनुसार कार्य करना है, यानी जिस तरीके की, बयार का मतलब होता है हवा,
जैसी हवा हो उसी तरीके से आप पीठ कीजिए, जिस तरीके यानी कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा माहौल हो जैसा उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति को ढल जाना चाहिए। ये इस पंक्ति में या लोकोक्ति में कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं आप बोल के तो बता ही रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ बताना है। कलम तोड़ना, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम तोड़ना याद रखना, कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा। ढाक के 3 पात, हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो उसकी बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ढाक का 3 पात है, यानी कभी भी किसी प्रकार की विशेषता से संपन्न ना होना, यानी कोई भी क्वालिटी ना होना ढाक का 3 पात कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं हिंदी में, वही वाला टॉपिक चल रहा है, और ये 1-2 क्वेश्चन थोड़े से डिम थे, अब आगे सही हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका लिखा है, ने शिष्य से पूछा, बिल्कुल यही इसका अशुद्ध रूप है, तो यही अशुद्ध है। क्यों, अध्यापिका होता है, इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी, इस तरीके से अध्यापिका हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, कौन सी वर्तनी जो है अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं शुद्ध अशुद्ध में। यहाँ जैसे अशुद्ध लिखा है इसको शुद्ध समझ लेंगे और वो गलतियाँ कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप एग्जाम दे रहे हो, इन सब गलतियों से बिल्कुल बचना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, और जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ें शुद्ध अशुद्ध, है ना, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वहाँ तुरंत अंडरलाइन कर लें आप, ताकि पता रहे कि हमें करना क्या है। और एक बार निगाह, जब कोई आंसर ढूंढ लेते हैं, एक बार निगाह यहाँ जरूर जाना चाहिए कि एक बार और चेक कर लें कि शुद्ध पूछ रहा है या फिर अशुद्ध पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा अशुद्ध है, तो ये बी वाला, दूसरा जो है सुरसूसा, ये अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध, यहाँ भी देखिए अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। कह रहा है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वो प्रायः मेरे यहाँ आता था, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब यहाँ अशुद्ध यानी जो गलत है, वो वाला जो एरर है जिस सेंटेंस में, उसे हमें खोजना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे 67 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करिए, कम से कम ये तो बताएं कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बताना है 67 वाला। नेक्स्ट कह रहा है नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है। यहाँ भी देखिए मुहावरा पूछ रहा है, कह रहा है नियम विरुद्ध कार्य करने का मतलब क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना। तो नियम के विरुद्ध कार्य करना, यानी जो काम सही तरीके से शुद्ध तरीके से चल रहा है उसके विपरीत कार्य करना, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें से एक लोकोक्ति है। अब देखिए ये है असली क्वेश्चन, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर फंसते हैं, सारे छोटे छोटे दिए हुए हैं। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी पहचान करनी पड़ेगी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति है। अंगूठा दिखाना, अंधा होना, इधर उधर की हाँकना। अब ये कैसे पहचानेंगे आप, ये इस तरीके से पहचानेंगे कि सेंटेंस के अंदर ही, यानी वाक्य के अंदर ही हमेशा मुहावरे होते हैं, ठीक है। उसने अंगूठा दिखाया, ठीक है। अंधा होना, ये भी मुहावरा ही है। इधर उधर है वो, तो इधर उधर के हाँकता रहता है, ठीक है। और ऊँट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे को। लोकोक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से होती है और मुहावरा वाक्य के अंदर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। फिर से एरर वाला क्वेश्चन आया है, और ये वाला क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने, जो भी छात्र हैं जिन्होंने मेरे से कोचिंग ली है, उनके रजिस्टर में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखाया है, आप लोग चेक कर लें, देख लें। कह रहा है पहला देखिए, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है, अब आपको सही आंसर इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी आप बताइए। नहीं चलो मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर ये होगा निरपराधी। इस शब्द में एरर है,
कभी भी याद रखना, निरपराधी ये जो शब्द दिया है ये हिंदी में होता ही नहीं है, इसका शुद्ध रूप होता है निरपराध। ठीक है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ निरपराधी दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। अब आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखना इस क्वेश्चन के लिए कि निरपराधी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग ही बताएंगे। ठीक है, तो भाइयों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कर दें। ठीक है, और एक लाइक कर दें। धन्यवाद।